प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के नाम लिखा पत्र। विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की पूर्ति के लिए मांगे विचार और सुझाव। कहा, राष्ट्र निर्माण के हमारे प्रयास बिना रुके बिना थके लगातार रहेंगे जारी। ये है मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन साउथ। पीएम ने हैदराबाद के मल्काजगिरी में किया रोड शो। केरल के पथानमथिट्टा में विशाल जनसभा में कांग्रेस और लेफ्ट पर केरल को जमकर लूटने का लगाया आरोप। राज्य में लूट बंद करने के लिए जनता से मांगा आशीर्वाद। मिशन साउथ के तहत तमिलनाडु पहुंचे पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में की चुनावी रैली। कहा, दिल्ली में बैठे लोगों की नींद हो रही है खराब। ये आपका प्यार और आशीर्वाद सिर्फ मेरी ही नहीं पूरे देश की ऊर्जा को दे रहा है नई ताकत। भाजपा का प्रदर्शन तोड़ेगा डीएमके और कांग्रेस गठबंधन का घमंड। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार। 21 मंत्रियों ने किया शपथ ग्रहण। भाजपा के कोटे से 12 और जेडीयू से 9 नए मंत्रियों को मिली जगह। भाजपा की रेणु देवी, मंगल पांडे, नीरज कुमार सिंह और जेडीयू के अशोक चौधरी ने बिहार मंत्रिमंडल में मंत्री पद की ली शपथ। दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। बीआरएस नेता के कविता को किया गिरफ्तार। दिल्ली में होगी पूछताछ। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका। समन पर रोक लगाने की याचिका खारिज। कल कोर्ट में होना पड़ेगा पेश। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। सुनाई अपनी आपबीती। पीड़ितों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की सुरक्षा के लिए महामहिम से की हस्तक्षेप की मांग। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल होगा ऐलान। चुनाव आयोग शनिवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करेगा घोषणा। इसके साथ ही लागू हो जाएगी आदर्श आचार संहिता। चुनाव से पहले जारी है दल बदल। टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल। नागरिकता संशोधन नियम को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध से भड़के हिंदू शरणार्थी। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। वहीं सीएए पर अमेरिका के बयान पर विदेश मंत्रालय का कड़ा रुख। कहा, सीएए भारत का आंतरिक मामला। अमेरिका के बयान को बताया गलत और अनुचित। वैश्विक मोर्चे पर तमाम मुश्किलों के बावजूद देश से होने वाले निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड। फरवरी में 41.4 अरब डॉलर के साथ मासिक निर्यात के आंकड़े ने रचा इतिहास। अप्रैल से फरवरी के बीच व्यापार घाटे में 38% की कमी दर्ज की गई। देश मोबाइल स्मार्टफोन के निर्यात में अग्रणी देशों में हुआ शामिल। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम पत्र लिखकर विकसित भारत के निर्माण के लिए सुझाव और समर्थन मांगा है। उन्होंने लिखा है कि आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन का रिश्ता। परिवारजनों के साथ इस मजबूत रिश्ते को शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। उन्होंने लिखा कि आपके जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं, उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की समुचित व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था, किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद,
मातृ वंदना योजना के जरिए माताओं बहनों को सहायता जैसे अनेक प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए फलीभूत हो पाए हैं क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास हमारे साथ था। विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ते भारत ने बीते एक दशक में जहां बुनियादी ढांचों का अभूतपूर्व निर्माण देखा, तो वहीं हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय धरोहरों के पुनरुत्थान का साक्षी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को सहेजकर आगे बढ़ते देश पर आज हर देशवासी को गर्व है। पीएम मोदी ने लिखा कि आपके विश्वास और समर्थन से ही जीएसटी लागू करना, धारा 370 हटाने, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नए संसद भवन का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार जैसे अनेक ऐतिहासिक और बड़े फैसले लेने से हम चूके नहीं। लोकतंत्र की खूबसूरती जनभागीदारी और जन सहयोग में है। देश हित के लिए बड़े फैसले लेने, बड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें सुचारू रूप से लागू कर पाने की शक्ति और ऊर्जा मुझे आपके विश्वास और सहयोग से ही प्राप्त होती रही है। विकसित भारत के निर्माण के जिस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उसकी पूर्ति में मुझे आपके विचारों, सुझावों, साथ और सहयोग की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें निरंतर मिलता रहेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके, बिना रुके अनवरत जारी रहेंगे। ये मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और दक्षिण भारत में अपनी पकड़ तेज करने के लिए भाजपा प्रचार में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में पार्टी के अभियानों को मजबूती प्रदान की। प्रधानमंत्री का मिशन साउथ 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव की औपचारिक घोषणा होने ही वाली है। उसके कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री का दक्षिण भारत का तूफानी दौरा विपक्षी दलों में हलचल मचाने के लिए काफी है। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है। तमिलनाडु की 39 और केरल की 20 लोकसभा सीटों की पिच पर भाजपा डीएमके से लेकर एलडीएफ और कांग्रेस को आउट करने के पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। प्रधानमंत्री ने केरल के पथनमथिट्टा में कहा कि करप्ट, नाकाबिल और घोटालों की सरकार ने जनता का नुकसान किया है। अब वक्त ऐसी सरकारों और दलों की विदाई का है। अब आप देखिए, त्रिपुरा, बंगाल, ये राज्यों में ये लेफ्ट पार्टियों का सितारा इतना चमकता था, 3-3, 4 दशक तक उन्हीं की चलती थी। लेकिन एक बार जब लोगों ने त्रिपुरा से उनको हटाया, बंगाल से लेफ्ट वालों को हटाया, उसके बाद कितने ही साल हो गए, कांग्रेस को और लेफ्ट को ये कोई घुसने नहीं देता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा में डीएमके और कांग्रेस के इंडी गठबंधन को प्रधानमंत्री ने घोटालों और लूट के इतिहास वाली पार्टियां करार दिया। उन्होंने बताया कि कैसे यूपीए काल में 2G घोटाला हुआ था। वहीं प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति और विरासत विरोधी मानसिकता पर भी करारा वार किया। डीएमके ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने तक पर रोक लगाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगानी पड़ी थी। ये लोग अब गाली गलौज पर उतर आए हैं, तमिलनाडु की पहचान को बदनाम कर रहे हैं। आप सोचिए, डीएमके और कांग्रेस तब भी चुप बैठे रहे थे जब जलीकट्टू पर पाबंदी लगी थी। ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है,
जिसने जलीकट्टू को पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने का रास्ता साफ किया। जल्लीकट्टू हो या तमिलनाडु की पहचान, यहां की संस्कृति हो, जब तक मोदी है इस पर आंच नहीं आने देगा। वहीं साल 2019 के चुनाव में देश की सबसे बड़ी लोकसभा मल्काजगिरी में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। ये तेलंगाना की सीट है जहां पिछले चुनाव के वक्त रिकॉर्ड 31 लाख मतदाता थे। रोड शो के दौरान लोगों ने पूरे जोश खरोश के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दक्षिण के राज्यों में भाजपा की बढ़ती पैठ निश्चित तौर पर कमल खिलाई। ऐसा विश्वास पार्टी के साथ साथ चुनावी विश्लेषकों सहित पार्टी के रणनीतिकारों को भी है। अनुज यादव और उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली शराब घोटाला केस में केसीआर की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया है। जांच टीम ने हैदराबाद में स्थित उनके घर पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के बाद ही ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। के कविता को हैदराबाद से दिल्ली लाया जा सकता है। इससे पहले भी ईडी की टीम ने के कविता को 2 समन भेजे थे, हालांकि उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया। दोनों ही समन में के कविता ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुई। उसके बाद आज ईडी और इनकम टैक्स की टीम ने के कविता के घर पर छानबीन की। वहीं के कविता को ईडी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद के तारक रामा राव और ईडी अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक की मांग की थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। अब अरविंद केजरीवाल को कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। समन पर रोक लगाने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 2 दिन चली सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। बार बार समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं होने पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केजरीवाल के विरुद्ध कोर्ट में 2 शिकायतें दर्ज की थीं। बता दें कि ईडी पूछताछ के लिए केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है। बिहार में आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में 21 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें जेडीयू के 9 और बीजेपी के 12 नेता शामिल हैं। जिन मंत्रियों ने शपथ ली उनमें रेणु देवी, मंगल पांडे, नीरज कुमार सिंह, अशोक कुमार चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, नीतीश मिश्र और दिलीप कुमार जायसवाल शामिल हैं। साथ ही नितिन नवीन, महेश्वर हजारी, शीला कुमारी, सुशील कुमार, जनक राम और हरि सहनी समेत कृष्णनंदन पासवान, जयंत राज, मोहम्मद जमा खान, रत्नेश सदा, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता और संतोष कुमार सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग शनिवार को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। इस बात की जानकारी खुद चुनाव आयोग ने दी है। आम चुनाव 2024 के साथ कुछ राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कल जानकारी दी जाएगी। इसे ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। नए चुनाव आयुक्तों ने नियुक्ति के एक दिन बाद यानी शुक्रवार को पदभार संभाल लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का स्वागत किया। इसके बाद ही चुनाव आयोग ने इस बात का ऐलान कर दिया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। चुनाव आयोग शनिवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। खुद चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 16 मार्च को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने इसका स्वागत किया। कल 3 बजे चुनाव आयोग जब लोकसभा के चुनाव और कई राज्य के चुनाव की घोषणा करेगा तो उसका इंतजार तो हम लोगों को पहले से है। देश की जनता ने तो मन बना लिया है
कि लोकसभा का चुनाव होगा, अब फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है। वर्तमान जो सरकार है उसकी अराजकता और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं और ये मोदी जी ने ताकत लगाकर दी झारखंड का कुछ विकास न किया होता। और यह बात कुछ मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा कि भी हाल में ही आए थे 37,000 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उसके पहले भी आए थे। ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए का योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया था। लेकिन यदि यहाँ भी हमारी सरकार प्रदेश में भी बन जाए तो डबल इंजन की सरकार मैं समझता हूं कि झारखंड की पूरी गरीबी को समाप्त करेगी। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। रांची में उन्होंने क्लस्टर बैठक में भाग लिया, जहां पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। इस बैठक में रांची, खुंती एवं लोहरदगा लोकसभा विधानसभा कोर कमेटी और लोकसभा प्रबंधन समिति से जुड़े कार्यकर्ता भी सम्मिलित रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में व्याप्त भ्रष्टाचार और अराजकता अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के तहत झारखंड राज्य में कई जनहित योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास लगातार हो रहा है। वर्तमान जो सरकार है उसकी अराजकता और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं और ये मोदी जी ने ताकत लगाकर दी झारखंड का कुछ विकास न किया होता। और यह बात कुछ मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा कि भी हाल में ही आए थे 37,000 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उसके पहले भी आए थे। ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए का योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया था। लेकिन यदि यहाँ भी हमारी सरकार प्रदेश में भी बन जाए तो डबल इंजन की सरकार मैं समझता हूं कि झारखंड की पूरी गरीबी को समाप्त करेगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह और दिव्येंदु अधिकारी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। दिव्येंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के भाई हैं। भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि देश में सबका साथ, सबका विश्वास के साथ कार्य किया जा रहा है, जिससे भाजपा का भी ग्राफ बढ़ रहा है। आज जिस प्रकार से देश 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने संसद की चौखट पर जाकर जो कहा था कि मेरी सरकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए समर्पित रहेगी, आज 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालकर उनको एक संपन्न जीवन जीने के लिए सबका साथ, सबका विकास के साथ, ना उसमें जाति देखी, ना धर्म देखा, ना भाषा देखी, एक कोने से शुरू किया है, दूसरे कोने पे अगर ख़त्म किया है तो उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों की सहभागिता रही है। और आज जिस प्रकार से उनका लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भी ग्राफ बढ़ रहा है। वहीं अर्जुन सिंह ने कहा कि बंगाल सरकार पुलिस और गुंडों के बल पर अत्याचार कर रही है, जो संदेश खाली में देखा गया। तृणमूल पार्टी जो पश्चिम बंगाल की है, जो तृणमूल की सरकार जो वहाँ है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर अत्याचार करके शासन में बने रहना चाहती है। और उसका ताजा नमूना हम लोगों ने संदेश खाली में देखा। आपको मैं बताऊं, एक संदेश खाली नहीं, पूरा बॉर्डर इलाका से लेकर पूरे बंगाल का हर विधानसभा कहीं ना कहीं संदेश खाली की तरह वहां के लोग जी रहे हैं। माताएं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं, आप किसी को बोल नहीं सकते हैं, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, आपका कोई कंप्लेन नहीं लिखा जाएगा। इस तरह का अत्याचार शायद ही दुनिया में, भारतवर्ष में तो छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिव्येंदु अधिकारी ने कहा कि संदेश खाली के मुद्दे पर सबसे पहले भाजपा ने ही बोला। संदेश खाली में जो हुआ है, खास करके सारा ये संदेश खाली अभी बंगाल का मुद्दा नहीं है। ये संदेश खाली का मुद्दा सारा देश का मुद्दा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंच पाया, भारतीय जनता पार्टी ने पहुंच चुका। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इससे देश को बहुत फायदा होने वाला है। समय समय पर इलेक्शन पर होने वाला खर्च बचेगा।
साथ ही आचार संहिता की वजह से रुकने वाले डेवलपमेंट को भी गति मिलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को भारी फायदा होने वाला है। तमाम एक तो सरकारी धन का जो दुरुपयोग होता है या धन ज्यादा खर्चा होता है समय समय पर इलेक्शन पर, वो तो बचेगा ही, लेकिन जो आचार संहिता के कारण जो डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, विकास अवरुद्ध हो जाता है, उस विकास को भी गति मिलेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वन नेशन वन इलेक्शन की तारीफ करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है। 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन होगा, बहुत अच्छा कदम है और सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने 14 मार्च को चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को ये डेटा शेयर किया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 763 पेजों की लिस्ट अपलोड की गई है, जिसमें बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की जानकारी दी गई है। देश भर में फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े डेटा की चर्चा जोर शोर से हो रही है। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इससे जुड़ा डेटा जारी कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को यह डेटा शेयर किया था, जो कि अब सार्वजनिक हो चुका है। राजनीतिक दलों की बात करें तो चुनावी चंदा पाने वालों में बीजेपी अव्वल है। बीजेपी को चंदे के तौर पर सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले, लेकिन लिस्ट में जो दूसरा नाम है उसकी चर्चा काफी हो रही है और वो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। इस पार्टी को कांग्रेस से भी ज्यादा चंदा मिला है। कांग्रेस को जहां 1422 करोड़ रुपए मिले हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ चंदे के तौर पर मिले हैं। चौथे नंबर पर भारत राष्ट्र समिति है, उन्हें 1214 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के तौर पर मिले हैं। वहीं पांचवें नंबर पर बीजू जनता दल है, जिन्हें 775 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं चुनावी चंदा देने वालों की बात की जाए तो साल 2019 से लेकर 2024 के बीच राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देने वाली 5 शीर्ष कंपनियों में पहले स्थान पर सैंटियागो मार्टिन द्वारा संचालित फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी ने साल 2019 से लेकर 2024 तक 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। फ्यूचर गेमिंग का मालिक सैंटियागो मार्टिन 910 करोड़ के लॉटरी घोटाले का आरोपी है, जिसका डीएमके, सीपीआई, टीएमसी और कांग्रेस से संबंध है। 2007 में सीपीआई-एम के मुखपत्र देशाभिमानी को 2 करोड़ का चंदा दिया था। 2016 में ईडी के केस में और 2018 में लॉटरी घोटाले से जुड़े मामले में फ्यूचर गेमिंग के मालिक मार्टिन को केरल के सीएम पिनराई विजयन के लीगल एडवाइजर और वकील एम के दामोदरन ने बचाया था। 2010 में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी सैंटियागो मार्टिन के लिए केस लड़ चुके हैं। हालांकि बाद में विवाद होने के बाद सिंघवी ने अपना नाम वापस ले लिया था। 2011 में डीएमके नेता करुणानिधि पर बनी फिल्म में भी फ्यूचर गेमिंग के मालिक सैंटियागो मार्टिन ने 50 करोड़ रुपए निवेश किए थे। सैंटियागो मार्टिन के दामाद अर्जुन को डीएमके ने अपने चुनावी रणनीति अभियान का हिस्सा बनाया था। दिसंबर 2021 में ईडी की रेड में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत फ्यूचर गेमिंग की 19 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया था। जमीन हड़पने के आरोप में सैंटियागो मार्टिन को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। हैदराबाद स्थित कंपनी ने 2019 से लेकर 2024 के बीच 1588 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे हैं। अक्टूबर 2019 में MEIL के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई थी, जिसमें कांग्रेस से इसके संबंध सामने आए थे, जिसमें 100 करोड़ का फंड भी कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई थी। इस सूची में हेटेरो ड्रग्स एंड हेटेरो लैब्स का भी नाम सामने आया है, जिसमें इसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक दलों को 60 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। इस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने इस दौरान कहा कि राजनीतिक पार्टियों से साल 2019 से पहले के चंदे की जानकारी उसने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दे दी थी। उसने इसकी कॉपी नहीं रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बताया कि उसे चुनाव आयोग को लौटा दिया जाएगा। उससे पहले उसे स्कैन कर डिजिटल कॉपी सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड मामले में नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
नागरिकता संशोधन कानून सीएए के नियमों पर रोक लगाने की मांग करने वाली सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में सीएए के प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सीएए असंवैधानिक है और भेदभावपूर्ण है। नागरिकता संशोधन नियम को लेकर राजनीतिक बयानों का दौर जारी है। सीए लागू होने को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। वहीं पाकिस्तानी शरणार्थी इस मामले पर कांग्रेस के रुख से नाराज हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों में इसे लेकर काफी गुस्सा है। शरणार्थियों ने नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। सीए के कार्यान्वयन पर बयानों को लेकर ईडी गठबंधन और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दिल्ली में अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान शरणार्थियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। इनका कहना है कि पीएम मोदी हमें अधिकार दे रहे हैं, इसे छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। हम आए थे अपनी पीड़ा लेके, सोनिया गांधी को हमने ये लेटर लगाया था कि हमारी वीजा और हमारी सुरक्षा करें। 2013 में थे, 5 साल की उम्र थी, वो हमें याद है बचपन के दिन, अब तक याद है कैसे आए हम। स्कूल में हमें पढ़ाई भी करने नहीं देते थे, वहाँ जाते थे बोलते थे तुम हिंदुस्तानी हो। भाई हमारे हक क्यों नहीं छीन रहे? वो मोदी जब प्रधानमंत्री है वो हमें दे रहा हक, दूसरे का तो हक नहीं है हमारा हक छीनने के लिए। हमें 13-14 साल हो गए आने का, हमें नागरिकता मिल रही, वो रोक रहे हैं। ये बिल सरकार, केंद्र सरकार ने पास किया है और इसको कोई फेल नहीं कर सकता और ये लागू होगा। आज जो हमारा बिल पास हुआ सीए का, उसका जो विरोध केजरीवाल जो कर रहा है, राहुल गांधी जो कर रहा है, ये सही नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भ्रम दूर करने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। देश को गुमराह करने का प्रयास है और इन सब ने जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बीच खाई खोदने का काम किया है, उसी को अपना लक्ष्य बनाकर अपना राजनीतिक जीवन जिया है। तमाम धर्मगुरुओं ने कहा है कि इस कानून से किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, बल्कि लोगों को नागरिकता मिलेगी। उन्होंने लोगों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की है। सीएए के बारे में जो भ्रांतियां लोगों के बीच में है, ऐसा कुछ है नहीं। सीएए केवल और केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ लोग रहते हैं उनको यहाँ पर नागरिकता देने के लिए, इंडिया के अंदर जो सन 2014 से पहले यहाँ रह रहे हैं उनको नागरिकता देने के लिए ये कानून है। हुकूमत की तरफ से बार बार ये एश्योरेंस दिया जा रहा है कि इससे किसी की सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी। बहरहाल मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। वहीं भारत में सीए कानून को लेकर अमेरिका की आपत्ति को विदेश मंत्रालय ने गलत और अनुचित बताते हुए सीए को भारत का आंतरिक मामला बताया। The Citizenship Amendment Act 2019 is an internal matter of India and is in keeping with India's inclusive traditions and a long-standing commitment to human rights. The Act grants a safe haven to persecuted minorities belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh who have entered India on or before 31st December 2014. जहां एक तरफ सीए को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है, वहीं इस फैसले से बेहद खुश शरणार्थियों ने खिलाफत करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीए पर दिए बयान से गुस्साए हिंदू शरणार्थियों ने गुरुवार को उनके आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया तो आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध दर्ज करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये मुलाकात शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में हुई। इस दौरान पीड़ित महिलाओं ने संदेशखाली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति मुर्मू से दखल देने की मांग की। महिला शोषण और उत्पीड़न के लिए सुर्खियों में रहा पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का दर्द सीमाओं को तोड़ते हुए राजधानी दिल्ली आ पहुंचा। संदेशखाली की 5 महिलाओं सहित हिंसा के शिकार 11 पीड़ितों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपनी आप बीती साझा की। राष्ट्रपति ने भी पूरे मामले को बड़ी संवेदनशीलता के साथ सुना। पीड़ितों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति मुर्मू से हस्तक्षेप की मांग की। सभी ने संदेशखाली हिंसा की समस्या को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं नई दिल्ली में हुई एक प्रेस वार्ता में संदेशखाली पीड़ितों ने अपनी आप बीती बताई।
रात को उठा के लेके जाते थे और इनको बोला जाता था कि पीठा बनाओ। पीठा एक बंगाली में एक स्वीट टाइप का होता है जो त्योहार में बनाए जाते हैं, और उस पीठा के साथ दारू पीते थे वो लोग बैठे बैठे, और अगर कोई ना जाए तो उनके परिवार के ऊपर उनके जो पति है उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, फिजिकली असल्ट होता था, जिसके कारण उनको जाना पड़ता था। इनका ये बोलना है कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन वो ये है कि अभी भी घर घर में थ्रेट चल रहा है। खास करके जो महिलाएं मीडिया का सामने आए हैं उनको चिन्हित करके थ्रेट दिया जा रहा है कि कल जब मीडिया बंधु नहीं रहेंगे और शेख शाहजहां जब वापस आ जाएगा तब आप लोग का क्या होगा। जो परीक्षा देते हैं जो स्टूडेंट्स उनको भी छोड़ा नहीं जाता, उनके अगेंस्ट में भी फॉल्स केस दिया जाता है। ये अभी का स्थिति है। इनका बोलना ये है कि शेख शाहजहां तो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन उसका जो दो भाई है शेख सिराज और आलमगीर, जिनके अगेंस्ट में भी बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस है, वो अभी भी फ्री घूम रहा है। उसको अभी तक पुलिस ने अरेस्ट किया नहीं है, ना ही सीबीआई ने अरेस्ट किया है। नॉर्थ 24 परगना जिले के बशीरघाट सब डिवीजन में आने वाले संदेश खाली में इस साल जनवरी में ईडी की टीम ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई करोड़ों रुपए के राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई थी। इस दौरान शाहजहां के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसमें ईडी टीम के सदस्य घायल हो गए थे। इसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरी। उनका आरोप है कि शाहजहां और उससे जुड़े लोगों ने जबरन उनकी जमीन पर कब्जा किया है, साथ ही उनका यौन उत्पीड़न भी किया जा रहा था। हालांकि अब संदेश खाली का आरोपी कानून के शिकंजे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में नवनिर्मित नौसेना भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। ये भवन भारतीय नौसेना की सभी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसको नवीन प्रौद्योगिकी प्रणाली और सामग्रियों का उपयोग करके डिजाइन किया गया है, जिसमें जल संरक्षण और सौर ऊर्जा पर जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पेपर लीक मामले पर आज यूपी पुलिस ने एक बड़ी सफलता पाई है। यूपी पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 3 मुख्य अभियुक्त को जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जबकि आरओ परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती मामले में अभिषेक शुक्ला, शिवम गिरी, रोहित कुमार पांडे को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरओ पेपर लीक वाले गैंग के 2 सदस्य अरुण कुमार सिंह और सौरभ शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा प्रकरण की जांच यूपीएसटीएफ को दी गई थी, जिससे कि इसमें इन्वॉल्व लोगों को जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उस तक पहुंचा जा सके, इस केस का पर्दाफाश किया जा सके। इस संबंध में एसटीएफ ने बहुत ही अच्छी तरीके से कार्रवाई की और इस पूरे केस का सफल अनावरण किया गया, जिससे कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए कि प्रश्न पत्र कहां से और किसने लीक किया। इस संबंध में 3 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने ऑपरेशन त्रिनेत्र की सफलता के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में लगभग 9,32,000 आपराधिक डाटा डिजिटाइज्ड किया जा चुका है। इसका उपयोग आगामी चुनाव में ग्राउंड जीरो पर पुलिसकर्मी आसानी से चेकिंग में अपराधियों का मिलान कर सकेंगे। हम लोग त्रिनेत्र 2 लॉन्च करेंगे। हमारे पास त्रिनेत्र ऐप लॉन्च होने के बाद से लगभग 9.5 लाख
अपराधियों का डेटा उपलब्ध था, जिसको पूर्ण रूप से डिजिटाइज्ड अब किया जा चुका है। इसके फायदे ये हैं कि अगर मौके पे कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो हम तत्काल उस डेटा बैंक से AI टूल्स का इस्तेमाल करके उस क्रिमिनल के बारे में जांच कर सकते हैं। विकसित भारत एम्बेसडर अभियान पीएम मोदी की विकासोन्मुखी नीतियों पर भरोसा करने और उसे जन जन तक पहुंचाने की सोच का शंखनाद बन चुका है। इस कार्यक्रम में देश भर के युवा हिस्सा ले रहे हैं। विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम आम लोगों तक विकास और प्रगतिशील पहल के संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए मोदी सरकार के प्रमुख आयोजनों में से एक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी से इस जन संचालित आंदोलन में शामिल होने और 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने में मदद करने का आह्वान किया था। विकसित भारत एम्बेसडर अभियान के तहत देश भर में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। अभियान से जुड़ने वालों में सबसे बड़ी तादाद युवाओं की है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के अभियान में ये युवा जुट गए हैं। हाल के दिनों में दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही समाज के तमाम वर्गों के लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 2047 तक भारत को विकसित बनाने की प्रतिबद्धता जता रहे हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर कैंपेन के तहत नारी शक्ति कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। अभियान को आगे बढ़ाने में नमो ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस ऐप के जरिए कम से कम 10 व्यक्तियों को विकसित भारत का एम्बेसडर बनाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान के तहत जिस 100 डेज चैलेंज की शुरुआत हुई है, उससे देश के युवाओं ने हाथों हाथ लिया है। इसके तहत कई तरह के बेहद ही महत्वपूर्ण और संदेशवाहक अभियान चलाए जा रहे हैं। नमो ऐप के माध्यम से चल रहे इन अभियानों में न सिर्फ देश की शहरी और ग्रामीण जनता बड़ी तादाद में हिस्सेदार बन रही है, बल्कि ये एक सपने को पूरा करने के सामूहिक संकल्प की प्रतिध्वनि बनकर भी उभर रहा है। विकसित भारत एम्बेसडर अभियान पीएम मोदी की विकासोन्मुखी नीतियों पर भरोसा करने और उसे जन जन तक पहुंचाने की सोच का शंखनाद बन चुका है। पीएम मोदी का सपना इस विकसित भारत एम्बेसडर अभियान के जरिए एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने का है जो अपनी जड़ों, अपनी उपलब्धियों पर गर्व करे, जो राष्ट्र के निरंतर विकास की धुरी बने, जो विकसित भारत के सपने को पूरा करने के महाअभियान का संकल्प सूत्र बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रसिद्ध अफ्रीकी अमेरिकी गायिका मैरी मिल्बिन ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में मैरी मिल्बिन ने पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि सीएए लोकतंत्र का सही उदाहरण है। उल्लेखनीय रूप से उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लागू कर पीएम मोदी ने अपने कुशल नेतृत्व और दयाशीलता का परिचय दिया है। मिल्बिन ने अपने धर्म के कारण उत्पीड़न का सामना करने वाले लोगों के लिए घर उपलब्ध कराने की दिशा में पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना की। मिल्बिन ने सीएए की समावेशिता पर प्रकाश डाला, जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सहित विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए शांति और धार्मिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ये शांति की ओर एक मार्ग है, ये लोकतंत्र का सच्चा कार्य है। ईसाई धर्म में आस्था रखने वाली और धार्मिक स्वतंत्रता की वैश्विक वकालत करने वाली एक महिला के रूप में मैं आज नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की घोषणा करने वाली मोदी सरकार की सराहना करती हूं, जो अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ईसाई, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी लोगों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करती है। आपके दयालु नेतृत्व के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्पीड़ित लोगों का स्वागत करने और धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारत सरकार को धन्यवाद। Well, I'm just so honored to be here. The Prime Minister is such a wonderful and kind man, and it was just a sincere honor to be a part of his state arrival visit this week, to have been with him in New York, and certainly to honor him tonight singing the Indian National Anthem. I loved hearing the crowd sing the anthem. You could hear the passion in all of their voices, and so a true honor to be here. वैश्विक मोर्चे पर तमाम चुनौतियों के बावजूद विदेशी व्यापार के मोर्चे पर अच्छी खबर है। फरवरी माह में देश से होने वाले कुल निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। इसी के साथ चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में होने वाले निर्यात के स्तर ने इतिहास बनाया है।
फरवरी माह में देश से रिकॉर्ड 41.40 अरब डॉलर का निर्यात किया गया, जो फरवरी 2023 में 37 अरब डॉलर पर था। अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच 11 महीनों में देश से कुल वस्तुओं का निर्यात 709.81 अरब डॉलर रहा है। अच्छी खबर यह है कि व्यापार घाटे यानी निर्यात और आयात के अंतर में कमी आई है और बीते 11 महीनों में देश का व्यापार घाटा 38% घटा है। फरवरी में व्यापार घाटा 1.95 अरब डॉलर पर रहा, जो फरवरी 2023 में 4.15 अरब डॉलर के स्तर पर था। अच्छी खबर यह भी है कि मोबाइल स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भारत ने अब चीन और ताइवान को पीछे छोड़ दिया है और अमेरिका और दुनिया को निर्यात के मामले में भारत अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहा है। केंद्र सरकार ने देश को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने देश को इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बड़ी घोषणा करते हुए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके बाद देश में नवीनतम तकनीक वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह नीति प्रतिष्ठित वैश्विक ईवी निर्माताओं द्वारा ई वाहन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। इस नीति के तहत न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं रखी गई है। भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने, ईवी का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए 3 साल की समय सीमा होगी। ईवी के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने वाली कंपनियों को कम कस्टम ड्यूटी पर कारों के सीमित आयात को अनुमति दी जाएगी। ई-व्हीकल पॉलिसी टू प्रमोट इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मुझे आप सबसे साझा करते हुए बड़ी खुशी होती है कि दुनिया भर से अब हम आमंत्रण कर रहे हैं कि लोग भारत आए, भारत में तेज गति से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े और हम विश्व शक्ति बने। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ई वाहनों के लिए एक उनकी मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से नई ई वाहन नीति को मंजूरी दी है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशंस को 3 साल के भीतर स्थापित करना होगा और 5वें वर्ष में 50% तक स्थानीयकरण वैल्यू एडिशन करते हुए उस स्तर को प्राप्त करना होगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति से दूरगामी और व्यापक फायदे होंगे। यह भारतीय उपभोक्ताओं को नवीनतम तकनीक तक पहुंच प्रदान करेगा, मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा, ईवी विनिर्माणकर्ताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उच्च मात्रा में उत्पादन के साथ ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करते हुए उत्पादन की लागत को कम करेगा और इससे कच्चे तेल के आयात में भी कमी आएगी। व्यापार घाटा कम होगा, विशेषकर शहरों में वायु प्रदूषण कम होगा और स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ेगा तो ग्लोबल प्लेयर्स भी आएंगे, जिसकी वजह से जो उन्नत टेक्नोलॉजी है इस क्षेत्र में वो भी हम लोगों के पास आएगी। जो 25% कंडीशन है फॉर एंसिलरी यूनिट्स, उसकी वजह से देश में इस तरह की यूनिट्स को भी पदोन्नति मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ये फायदे हैं कि एक तो पेट्रोल से झंझट खत्म, सीएनजी की लाइन में झंझट खत्म, अपने घर में चार्जिंग करो तो चार्जिंग पॉइंट लग गए जगह जगह और गाड़ी सब गाड़ियों से सस्ती गाड़ी है। इलेक्ट्रिक से हमें बहुत फ़ायदा है क्योंकि ये बहुत सस्ती भी है और मतलब लाइन में नहीं लगना पड़ता है, जैसे सीएनजी की लाइन में पेट्रोल की लाइन में लगना होता है, तो उससे भी बहुत फ़ायदा है। एनवायरनमेंट को लेकर के इसमें पोल्यूशन नहीं होता तो उस हिसाब से बहुत ही प्रभावी हैं और साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं फेम 2 इत्यादि के द्वारा उसमें बहुत अच्छी सब्सिडी दी जा रही है। सरकार की इस पहल से कुल मिलाकर आने वाले समय में भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र का परिदृश्य पूरी तरीके से बदलने वाला है। जहां इसका स्पष्ट प्रभाव कच्चे तेल के आयात पर पड़ेगा, तो वहीं पर्यावरण अनुकूल इन वाहनों के सकारात्मक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर भी दिखाई देंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती के हमले का जवाब दिया। भारतीय नौसेना के मिशन में तैनात युद्धपोत और LRMP ने मोजाम्बिक से संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते में बांग्लादेशी ध्वज वाले जहाज MV अब्दुल्ला पर समुद्री डकैती के हमले का जवाब दिया।
सूचना मिलने पर LRMP को तुरंत तैनात किया गया और 12 मार्च की शाम को MV का पता लगाने पर जहाज के चालक दल के सदस्यों की स्थिति का पता लगाने के लिए संचार स्थापित करने का प्रयास किया गया। हालांकि जहाज से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मिशन द्वारा समुद्री सुरक्षा अभियानों पर तैनात युद्धपोत ने 14 मार्च की सुबह अपहृत MV को रोक लिया। सशस्त्र समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बनाए गए MV के चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। बंधक बनाए गए चालक दल के सभी सदस्य बांग्लादेशी नागरिक हैं। युद्धपोत सोमालिया के क्षेत्रीय जल में पहुंचने तक MV के करीब बना रहा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक हाइब्रिड मानव रहित हवा और पानी के नीचे चलने वाले वाहन के लिए एक मजबूत नियंत्रण प्रणाली और डिजाइन विकसित किया है। हाइब्रिड ड्रोन जो जमीन और पानी दोनों पर चल सकते हैं, समुद्र तटों, नदियों में तेल रिसाव का मानचित्रण करने या पानी के नीचे कटाव और प्रदूषण फैलाव जैसे कार्यों के लिए आवश्यक हैं। ये शोध उन्हें अधिक सक्षम और कुशल बनाने में मदद करेगा और लाइफगार्ड बचाव प्रयासों और हवाई फोटोग्राफी जैसे उनके कार्यों पर बेहतर ढंग से लागू होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर जयंत कुमार मोहंता ने बताया कि ये ड्रोन प्रोटोटाइप सतह पर एक जहाज की तरह चल सकता है, हवा में उड़ सकता है और पानी में डूबे होने पर भी नेविगेट कर सकता है। इसकी उड़ान का समय 15 मिनट है और ये 8 घंटे तक पानी के भीतर रह सकता है। तो ये जो प्रोटोटाइप हमने बनाया है, इसकी खास बात यह है कि एक ड्रोन जैसा दिखने वाला है ये, लेकिन ये हवा में तो उड़ ही सकता है, लेकिन ये पानी पे लैंड कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पे पानी के अंदर भी जा सकता है। तो इसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, जैसे बाढ़ आने पर रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं। साथ ही साथ ये अगर आम जनता को देखें तो आम जनता क्या चाहती है? फोटोग्राफी करना। फोटोग्राफी आजकल ड्रोन शादियों में बहुत सारी फोटोग्राफी होती है इससे। तो पानी के अंदर और पानी के बाहर ये दोनों जगह फोटोग्राफी कर सकता है, जो मिक्स शॉट्स हैं। और जैसे कि कैमरा डैमेज हो जाता है पानी में, तो ये वाटरप्रूफ सिस्टम होगा तो डैमेज भी नहीं होगा। भारतीय स्टेट बैंक देश में CSR गतिविधियों के जरिए ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में राजस्थान के राज्यपाल द्वारा गोद ली गई ग्राम पंचायत रामजीपुरा कलां में SBI बैंक ने CSR गतिविधियों से नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, चिकित्सा व अन्य कार्यों के लिए लाखों रुपयों के विकास कार्यों की सौगात दी। ये OP यादव की ये रिपोर्ट देखिए। उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाओं के जरिए वैश्विक जगत में विख्यात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश में CSR के जरिए राष्ट्र विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा गोद लिए गए राजस्व ग्राम पंचायत रामजीपुरा कला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न CSR गतिविधियों का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए SBI के प्रशासनिक कार्यालय जयपुर में उप महाप्रबंधक अनिरुद्ध कुमार चौधरी और SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने विधवा और जरूरतमंद महिलाओं को तकरीबन 4 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई 50 सिलाई मशीनें भेंट की। SBI के वरिष्ठ अधिकारी अनिरुद्ध कुमार चौधरी ने कहा कि इस पहल से महिलाओं को स्वरोजगार से स्वावलंबी बनने में मदद मिलेगी। हम लोगों ने 50 सिलाई मशीन दिया है महिलाओं को और ज्यादा समर्थवान बनाने के लिए, उन्हें और ज्यादा अपने इंडिपेंडेंट करने के लिए। तो हमें बहुत ही खुशी है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम बराबर करते आ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरसोली को 8 लाख रुपए की कीमत के चिकित्सा उपकरण प्रदान किए गए। इसके अलावा राजकीय अस्पताल किशनगढ़, रेनवाल व सांभर लेक सरकारी अस्पताल के लिए 2.5 लाख रुपए की कीमत की 25 व्हीलचेयर भी मरीजों की सुविधा के लिए दी गई। SBI CSR से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामजीपुरा कला में स्मार्ट क्लासरूम के लिए 5 लाख रुपए की लागत से तैयार डिजिटल लैब का उद्घाटन भी किया गया। बैंक के उप महाप्रबंधक अनिरुद्ध कुमार चौधरी ने कहा कि इस लैब में 7 कंप्यूटर, LED, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, 7 टेबल और 7 कुर्सियों के अलावा इन्वर्टर, बैटरी और CCTV की भी सौगात दी गई है। अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम बनने से गांव के स्कूली बच्चे भी डिजिटल तकनीक से जुड़कर दूर बैठे विशेषज्ञ अध्यापकों से ऑनलाइन पढ़ाई से ज्ञानार्जन कर सकेंगे। SBI की तरफ से आंगनवाड़ी केंद्र रामजीपुरा कला में करीब 2 लाख रुपए की लागत से टीवी, फ्रिज, किताबें और खिलौने जैसी आवश्यक वस्तुएं दी गयी। SBI के क्षेत्रीय कार्यालय 3 जयपुर में
सहायक महाप्रबंधक हेमंत कुमार शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए सुविधाएं बेहद मददगार साबित होंगी। रामजीपुरा कला ग्राम पंचायत में SBI द्वारा CSR प्रायोजित सौगातों के लिए सरपंच तारा देवी ने जहां अधिकारियों का धन्यवाद दिया, तो वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता राधेश्याम यादव और प्राचार्य रामकुमार रेवाड़ ने स्कूल में दिए गए विकास के लिए SBI अधिकारियों और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह का आभार जताया। SBI प्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन राजकुमार यादव ने कहा कि बैंक द्वारा भविष्य में भी ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक तरक्की के लिए CSR के जरिए सहयोग और जनभागिता के कार्यक्रम जारी रहेंगे। राजकुमार ने कहा कि नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, चिकित्सा व अन्य कार्यों के लिए लाखों रुपए के विकास कार्यों की सौगात से रामजीपुरा कला ग्राम पंचायत के विकास में नए आयाम स्थापित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की ग्रामीण आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के साथ साथ नारी शक्ति को समृद्धशाली बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक ने राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में रामजीपुरा कला ग्राम पंचायत में 50 सिलाई की मशीनें विधवा महिलाओं को दी है, साथ ही साथ 20 व्हील चेयर हॉस्पिटल में दी है और इसके अलावा स्कूल में एक स्मार्ट क्लासरूम देने के अलावा आंगनबाड़ी को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। निश्चित तौर पर इस तरह की पहल से न केवल गाँव में विकास की बयार आएगी बल्कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने से लोगों की आर्थिक तरक्की के विकल्प भी खुलेंगे। OP यादव, DD न्यूज, जयपुर ग्रामीण। और आइए अब चलते चलते एक नज़र डाल लेते हैं देश भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर, और आप हमारी पूरी टीम को इसी के साथ इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में TMC पार्टी को बड़ा झटका लगा है। TMC सांसद अर्जुन सिंह और दिव्येंदु अधिकारी ने भाजपा का दामन थाम लिया। दिव्येंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के भाई हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वहीं उन्होंने राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। भूटान के प्रधानमंत्री ने भूटान के विकास में विश्वसनीय और मूल्यवान भागीदार के रूप में भारत की भूमिका की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले हफ्ते भूटान आने का आमंत्रण दिया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया है। सरकार ने फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में व्यापक सुधार के लिए सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 को अधिसूचित कर दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार नए नियमों के तहत फिल्म उद्योग के लिए ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। इससे बेहतर पारदर्शिता, दक्षता और व्यापार करने में आसानी आएगी। भारत सरकार ने सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 1983 के स्थान पर सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 को अधिसूचित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में नवनिर्मित नौसेना भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार, DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। यह भवन भारतीय नौसेना की सभी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि NTC कर्मचारियों के दिसंबर 2021 तक के सभी बकाया का भुगतान कर दिया गया है। वहीं अगले 30 से 40 दिनों में शेष बकाया का भी भुगतान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक नागपुर में शुरू हुई। दीप प्रज्वलन के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत और RSS के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बैठक की शुरुआत की। बता दें कि हर 3 साल में होने वाली यह मीटिंग इस बार 6 साल में हो रही है। झारखंड के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने विधायक अंबा प्रसाद और उनके भाई अंकित साव को समन भेजा है। ईडी ने अंबा प्रसाद को 4 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं उनके भाई अंकित साव को 5 अप्रैल को तलब किया है। बता दें कि विधायक अंबा प्रसाद पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू की बेटी हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक हाइब्रिड मानव रहित हवा और पानी के नीचे चलने वाले वाहन के लिए एक मजबूत नियंत्रण प्रणाली और डिजाइन विकसित किया है। हाइब्रिड ड्रोन
जो जमीन और पानी दोनों पर चल सकते हैं, समुद्र तटों, नदियों में तेल रिसाव का मानचित्रण करने या पानी के नीचे कटाव और प्रदूषण फैलाव जैसे कार्यों के लिए आवश्यक है। तदियुक्ता